पवार एंड पार्टी रच रही फडणवीस के खिलाफ ऐसी साजिश सुनकर मोदी शाह को आएगा गुस्सा। कौन है मनोज जारंगे पाटिल, जिसने दूसरा केजरीवाल बनने के चक्कर में कर दी बड़ी गलती। बाला साहब ठाकरे अगर जिंदा होते, मराठी मानुष को धोखा देने वालों पर लेते सबसे बड़ा फैसला। क्या मोदी को दिल्ली की कुर्सी से उतारने की असफल कोशिश जैसे किसान एजेंडा चलाकर की गई, ठीक वैसे ही महाराष्ट्र की सत्ता से फडणवीस को हटाने के लिए क्या मराठा एजेंडा चलाया जा रहा है। ये सवाल इतना बड़ा है कि इसका सीधा कनेक्शन सियासत के सबसे बड़े वटवृक्ष शरद पवार और उनकी पार्टी से जुड़ी है। कहा जाता है कि साल 2021 में मराठा आरक्षण को लेकर जो आंदोलन मनोज जारंगे पाटिल ने शुरू किया, वो पवार की पार्टी के विधायक की शय पर किया था। शरद पवार की पार्टी के विधायक राजेश टोपे के चीनी मिल के पास ही पाटिल का घर पड़ता है। राजेश टोपे पर अपनी मिल मजदूरों को आंदोलन के लिए छुट्टी लेने का आरोप लगा है। बात यही खत्म नहीं होती है, बल्कि पाटिल के 3 तारीखों का बयान साफ साफ बताता है कि कैसे उन्हें फडणवीस के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है और मराठाओं को बांटने की प्लानिंग रची जा रही है। 6 महीने में करीब 700 बार जारंगे पाटिल फडणवीस का नाम लेते हैं। इसके 3 वीडियो भी आपको दिखाते हैं। 18 जुलाई 2024 को वो अपने भाषण में 16 बार फडणवीस का नाम लेते हैं। पत्र दिले तो देवेंद्र फडणवीस सरकारनं आम्हाला देवेंद्र फडणवीस हे चाल सुरू केलं का आता? होय, देवेंद्र फडणवीस बघतेत का? प्रेस जर बघत असले ना, देवेंद्र फडणवीस साहेब तुम्ही हे मराठीचे लोक अंगावर घालणार का आमदार? देवेंद्र फडणवीस 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 24 जुलाई 2024 को 18 बार फडणवीस कहते हैं। देवेंद्र फडणवीस बोलले, देवेंद्र फडणवीस मी तुझ्यासाठी येतच नाही बरं, आता होऊ दे काय व्हायचे। देवेंद्र फडणवीस 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 और 14 अगस्त 2024 को 7 बार वो देवेंद्र फडणवीस का नाम लेते हैं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री मायाचीवर, देवेंद्र फडणवीस साहेब माया ध्यानात राहून इतके उपमुख्यमंत्री माया मागायला काय देवेंद्र फडणवीस काय चालली का कसं सांगितलंय याला म्हणते देवेंद्र फडणवीस देवेंद्र फडणवीस देवेंद्र फडणवीस देवेंद्र फडणवीस। जिसके बाद सवाल ये उठता है कि क्या फडणवीस के खिलाफ पर्दे के पीछे से कोई बड़ी साजिश रची जा रही है, क्योंकि पहले जनवरी में आंदोलन की चेतावनी, फिर फरवरी में आमरण अनशन और अब ये कहना कि मुझे पानी की बोतल में जहर दिया जा रहा है ताकि मराठाओं की आवाज न उठा सकूं। कई गंभीर सवाल खड़े करता है। विपक्षी पार्टी के नेता डिप्टी सीएम पर लगे इन आरोपों को लेकर जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार ने भी बाकायदा इसके लिए एसआईटी गठित की है, जिससे ये पता चल सके कि पाटिल के पीछे कौन है जो मराठाओं की भावना से खेलना चाह रहा है और इसके जरिए सियासत की सीढ़ी चढ़ना चाह रहा है। उसकी शुरुआती रिपोर्ट में साफ इशारा करती है कि विपक्ष के कई बड़े लोग इसमें शामिल हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह फडणवीस का ब्राह्मण होना है। जबकि सच्चाई ये है कि फडणवीस ने मराठा आरक्षण के लिए इतना काम किया है कि अगर बाला साहेब आज जिंदा होते तो शायद फडणवीस को सम्मान देते और अपने बेटे उद्धव को फटकार लगाते। फडणवीस ने मराठाओं के लिए क्या किया? मराठवाड़ा क्षेत्र में जिसमें छत्रपति संभाजीनगर, उस्मानाबाद, बीड, लातूर, जालना, हिंगोली, नांदेड़ और भरबड़ी जिला शामिल है, उसके विकास के लिए फडणवीस ने अपनी सरकार के दौरान कई योजनाएं चलाई। मराठा आरक्षण का न सिर्फ समर्थन किया बल्कि इससे जुड़ा बिल भी सदन से पास करवाया। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई तो न्याय विकल्प तैयार करने का सरकार को सुझाव दिया। फडणवीस ये जानते हैं कि प्रदेश में करीब 33% मराठा आबादी को साथ लिए बिना असल विकास संभव नहीं है और इसीलिए मराठा आरक्षण के पक्ष में शुरू से ही रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि पहले से ही ये तय कर रखा है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, इसीलिए महाराष्ट्र सरकार को बार बार मात मिल रही है। पर इस बार चुनाव से पहले सरकार को कोई विकल्प ढूंढना होगा। लेकिन मनोज जारंगे पाटिल जैसे लोग जो दूसरे केजरीवाल बनने की कोशिश में हैं, उन्हें यह समझना होगा कि सियासत और आंदोलन अलग अलग चीजें हैं। अन्ना आंदोलन से निकलकर नेता बने केजरीवाल आज कहां हैं, ये सब जानते हैं। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या बाला साहेब ठाकरे आज जिंदा होते तो मराठी मानुष की ये हालत देखकर क्या अपने बेटे उद्धव को फटकार नहीं लगाते? ये घटना मुरादाबाद के एक अस्पताल की है। रात करीब 12 बजे अस्पताल का संचालक शहनवाज अपने वार्ड बॉय जुनैद और नर्स महनाज को ये कहता है कि जाओ नई वाली नर्स को बुला कर लाओ। नई वाली नर्स 20 साल की एक दलित लड़की थी। ये दोनों जैसे ही जाकर कहते हैं डॉक्टर साहब तुम्हें ऊपर के कमरे में बुला रहे हैं, वो जाने से इनकार कर देती है, जिसके बाद उसे जबरन पकड़कर ऊपर कमरे में ले जाया जाता है और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगाकर बैठ जाते। अंदर शहनवाज उस दलित लड़की के साथ कई घंटों तक वही करने की कोशिश करता है जो अयोध्या में मोहित खान ने किया। वो उस लड़की का मोबाइल भी छीन लेता है ताकि पुलिस को शिकायत नहीं कर पाए। दूसरे दिन सुबह लड़की किसी तरह ड्यूटी खत्म करके वापस जाती है और घर वालों को बताती है तो थाने में मुकदमा दर्ज हो जाता है और पुलिस की कई टीम आरोपियों की तलाश में जुट जाती है। जिले के एडिशनल एसपी आईपीएस संदीप पाल मीणा खुद इस केस की निगरानी करते। 2018 बैच के आईपीएस संदीप मीणा की भूगोल पर ऐसी पकड़ है कि नक्शा देखकर केस सुलझा देते। इस केस में वो पुलिस कर्मियों को साफ आदेश देते हैं कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। 24 घंटे के भीतर सारे आरोपी सलाखों के पीछे होने चाहिए।
थाने की टीम इतनी एक्टिव मोड में काम करती है कि न तो उन्हें भागने का मौका देती है और न ही कोलकाता केस की तरह सबूत मिटाने का टाइम देती है। एफआईआर के कुछ ही घंटे बाद तीनों को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस कस्टडी में खड़े इन तीनों आरोपियों के चेहरे पर इतने बड़े महाअपराध के बाद भी कोई शिकन नहीं, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। जिस एबीएम हॉस्पिटल में ये घटना हुई उसमें 10 महीने पहले ही ये लड़की काम करने आई थी। क्या उसे शहनवाज ने इसी मकसद से रखा था या नीयत बाद में बदली? सवाल नंबर 2, शहनवाज के सिर पे किसका हाथ है जो उसे लगा कि कोलकाता वाला कांड दोहराकर बच जाऊंगा? सवाल नंबर 3, क्या शहनवाज और उस लड़की का पहले कोई विवाद हुआ था? सैलरी या काम को लेकर वो इतना नीचे गिर गया? अब पुलिस अपने तरीके से इन तीनों सवालों की पड़ताल करेगी और पता करने की कोशिश करेगी कि क्या नवाब सिंह यादव वाले मामले की तरह इस महिला से डॉक्टर शहनवाज से कोई संबंध थे और उसके बाद ही वो उसे वहां लेकर गई थी। पहले बरेली में सरेरा एक लड़की के साथ सरेरा बीच बाजार में घटना घटी। मुरादाबाद जनपद के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में दिनांक 18/8/2023 को एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें प्रार्थी ने बताया कि उसकी बेटी, जो कि एक क्लिनिक के अंदर नर्सिंग कर्मी है, उसी क्लिनिक के डॉक्टर द्वारा उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद थाने स्तर पर एक टीम गठित की गई और तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई। अब मुरादाबाद में इस तरह अस्पताल में पूरी प्लानिंग के साथ इतना बड़ा केस होना क्या योगी सरकार के लिए कोई इशारा है? क्या यूपी को बंगाल बनाने की साजिश कुछ लोग मिलकर रच रहे हैं, जिनसे निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ की पुलिस को ऑपरेशन बुलेट ट्रेन शुरू करना चाहिए? यूपी में हुए इन दोनों मामलों में जिस तरह से पुलिस ने तत्परता दिखाई और आरोपियों को कुछ ही घंटे के भीतर पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया और बुलडोजर कार्रवाई का प्लान बनाने लगी, उसके बाद से पश्चिम बंगाल की जनता भी योगी मॉडल की मांग करने लगी। वो ऐसे सिंघम ऑफिसर मांग रही है जिनके होने से यूपी की महिलाएं खुद को महफूज मानती हैं। अगर कोई गलत करता है तो पीड़ित या पीड़िता को इंसाफ की उम्मीद भी होती है। तभी तो कहते हैं सब कुछ करना पर योगी राज में कानून तोड़ने की हिमाकत मत करना, वरना पुलिस नहीं छोड़ेगी। लेकिन इस पूरे एंगल पे पुलिस जांच कर रही है कि आखिर अस्पताल के भीतर हुआ क्या था, और हम आपको यही दिखा रहे कि आखिर अस्पताल के भीतर शहनवाज ने कैसे एक साजिश को अंजाम दिया है।